हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कला वर्ग में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 11th क्लास का चैप्टर विधायिका। बच्चों, अब हम आपको सेकंड टर्म का जो सिलेबस रहेगा उसको पढ़ाएंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इनको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में जो टॉपिक हमें पढ़ने हैं वो है विधायिका की आवश्यकता, संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा, संसद के कार्य, कानून निर्माण की प्रक्रिया, संसद की समितियां और संसद द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण। पहले हम स्टार्ट करते हैं विधायिका के बारे में। तो विधायिका को अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो विधायिका कानून बनाने वाली संस्था है। साधारणतः देखो बच्चों, जो हमारी सरकार है, सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो सरकार के तीनों अंगों में से सबसे पहला जो अंग है विधायिका, हम उसको आज समझने जा रहे हैं। विधायिका कानून बनाने वाली संस्था है। यह राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर के बनी है। मतलब अगर हम कहें तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर के हमारी विधायिका बनती है या संसद बनती है। इसको पार्लियामेंट, विधायिका और संसद 3 नामों से जाना जाता है। केंद्रीय विधायिका और राज्य विधायिका, केंद्र में और राज्य में अलग अलग कानून बनाने वाली संस्था होती है। केंद्र में जो हमारी केंद्रीय विधायिका है उसके 2 अंग हैं, लोकसभा और उसके 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। दूसरी तरफ अगर हम राज्यों की विधायिका की बात करें या राज्यों में जो कानून बनाने वाली संस्था है उनकी बात करें तो उसमें बच्चों, राज्यों में जो कानून बनाने वाली संस्था होती है उसको विधानमंडल कहा जाता है। और इसके भी 2 सदन हैं, एक तो विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। लेकिन भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में 2 सदनीय विधायिका नहीं है। कुछ ही राज्यों में 2 सदनीय विधायिका है। तो हम यहाँ पर केंद्रीय विधायिका के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, लोकतंत्रीय शासन में विधायिका का महत्व बहुत अधिक होता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है जो कि ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित है। मतलब भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन से ली गई है। और इसमें संसद के 2 सदन दिखाए गए हैं डायग्राम में। लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। लोकसभा जो होता है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और राज्यसभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुना जाता है। सरकार के 3 अंग मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इसके अलावा मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें और बता देती हूँ। जो लोकसभा है उसको निम्न और प्रथम सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च और द्वितीय सदन कहा जाता है। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि लोकसभा निम्न सदन है, लेकिन लोकसभा के सदस्यों की संख्या राज्यसभा के सदस्यों से ज़्यादा है। और राज्यसभा जो है वो उच्च सदन है। लोकसभा लोगों का या जनता का प्रतिनिधित्व करता है और जो राज्यसभा है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। विधायिका का चुनाव जनता के द्वारा होता है। जो इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, जनता चुनती है। देखो, आपके घर पे आते हैं जो प्रतिनिधि होते हैं वो वोट मांगने के लिए आते हैं ना कि हमारा चुनाव चिन्ह ये है, आप हमें वोट दीजिएगा। इलेक्शन का जो दौर चलता है उसमें आपने देखा होगा बहुत अच्छे से। तो इसलिए जनता का प्रतिनिधि सदन है। देखो, क्योंकि जनता का प्रतिनिधि सदन है लोकसभा, इसीलिए धन से संबंधित जो विधेयक होता है वो केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। अब इसमें जो कानून बनाने की प्रक्रिया या पास करने की जो प्रक्रिया होती है उसमें बहस होती है, विरोध होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, बहिर्गमन भी होता है। मतलब
क्या होता है कि जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं वो परेशान होकर के जब उनकी बातों को नहीं सुना जाता है तो वो सदन को छोड़ कर के बाहर चले जाते हैं, या उनकी बातें नहीं मानी जाती या उनको हर्ट होता है किसी भी तरीके से तो वो सदन को छोड़ कर के चले जाते हैं। सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है। सरोकार और सहयोग आदि जो है वो इसको जीवंत बनाए रखते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है इसी में ही संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारतीय संसद में 2 सदनों के साथ राष्ट्रपति को भी सम्मिलित किया गया है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका का पहला लाभ समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों को समुचित प्रतिनिधित्व दे सके। दूसरा लाभ संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार हो। भारतीय संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा है। इसके अधिकतम जो सदस्यों की संख्या है वो है 250, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और जो 238 सदस्य हैं वो राज्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसका जो निर्वाचन है राज्यसभा का निर्वाचन 6 वर्ष के लिए किया जाता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी समाप्त नहीं होता, बल्कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद रिटायर हो जाते हैं। अब ये जो 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, इनका आधार होता है साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा और खेल। इन 5 क्षेत्रों के जो बहुत ही ज़्यादा कुशल व्यक्ति होते हैं उनको राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। इनकी संख्या 12 है और लोकसभा के सदस्यों की संख्या है 552। अधिकतम वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में 545 लोकसभा में और 245 राज्यसभा में वर्तमान सदस्य संख्या है। इसके बाद है राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं। भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। इनका निर्वाचन जो होता है वो एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली से होता है। इसी तरीके से अगर हम लोकसभा के सदस्यों की योग्यताओं की बात करें तो भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए और साथ ही साथ जो उम्र है वो है 25 वर्ष। राज्यसभा में 30 वर्ष है और लोकसभा में 25 वर्ष। वित्तीय शक्तियों की अगर हम बात करें राज्यसभा की, वित्त विधेयक पर राज्यसभा 14 दिन तक पुनर्विचार कर सकता है। संविधान संशोधन संबंधी शक्तियां भी राज्यसभा के पास हैं। प्रशासनिक शक्तियों में मंत्रियों से उनके विभागों के संबंध में प्रश्न राज्यसभा से पूछे जा सकते हैं। अन्य शक्तियां हैं इसमें चुनाव, महाभियोग, आपात स्थिति की घोषणा, न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जाना इत्यादि पर दोनों सदनों की अनुमति आवश्यक होती है। लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है। इसमें अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन हैं, तो कुल 545 हैं। एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। लोग हमारे घर वोट मांगने आते हैं लोकसभा के चुनाव में। इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होता है। देखो, प्रत्यक्ष का मतलब होता है जिन प्रतिनिधियों को, जिन लोगों को हम डायरेक्टली फेस टू फेस जानते हैं, और जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनको हम नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि वो हमारे घर कभी वोट मांगने आते ही नहीं है। इसी तरीके से देखो, अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कभी कोई राष्ट्रपति आपके घर पे वोट मांगने के लिए नहीं आया होगा, ठीक है। यही वजह है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। हाँ जी, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, लेकिन इसको समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण लोकसभा अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसे कार्यपालिका को हटाने की शक्ति भी प्राप्त है। अब है संसद के प्रमुख कार्य।
पार्लियामेंट के, विधायिका के, एक ही बात है। प्रमुख कार्य है इसमें कानून बनाना है। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था संसद का या विधायिका का अर्थ, तो कानून बनाने वाली संस्था, तो कानून बनाना इनका कार्य है। दूसरा कार्य है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना। तीसरा कार्य है वित्तीय कार्य, बजट पारित करना। चौथा है संविधान संशोधन। पांचवा निर्वाचन संबंधी कार्य। छठा है न्यायिक कार्य। सातवां प्रतिनिधित्व। आठवां है बहस का मंच है। कोई भी कानून पास किया जाता है तो उसमें एक जो दौर से गुजरना पड़ता है बहस चर्चा के द्वारा। विदेश नीति पर नियंत्रण रखना। और 10वां है विचारशील कार्य। लोकसभा की विशेष शक्ति धन विधेयक प्रस्तुत करना, उसे संशोधित व अस्वीकार कर सकती है। देखो ये पावर केवल और केवल लोकसभा के पास ही है धन विधेयक के संबंध में। राज्यसभा के पास धन विधेयक के संबंध में कोई पावर नहीं है। केवल 14 दिन के लिए फॉर्मेलिटी के लिए राज्यसभा में भेजा जाता है और जो भी वो सुझाव देती है, राज्यसभा के द्वारा जो भी सुझाव दिए जाते हैं, लोकसभा उन सुझावों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, अस्वीकार भी उनको कर सकती है। विधेयक प्रस्तावित कानून का प्रारूप अनुच्छेद 107 से 112 और कानून निर्माण की प्रक्रिया इसमें बताई गई है। अब इसमें है सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक में जो मंत्रियों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं वो सभी विधेयक सरकारी विधेयक होते हैं। इसमें धन विधेयक है, साधारण विधेयक है और संविधान संशोधन विधेयक है। अब गैर सरकारी विधेयक जो संसद के अन्य सदस्य होते हैं, मंत्रियों के अलावा उनके द्वारा जो विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं उसको गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। संसद का अन्य कोई सदस्य पेश करता है इसको। इसमें साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। अब संशोधन की जो प्रक्रिया है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसमें 3 वाचन से होकर के गुजरना पड़ता है। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, फिर समिति के पास जाती है और फिर तृतीय वाचन। फिर सेम प्रोसीजर दूसरे सदन में चलता है। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, समिति पर रिपोर्ट होती है और फिर उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए चला जाता है। जो प्रथम वाचन होता है उसमें जो आपका प्रस्ताव होता है, जो भी कानून बनाने के लिए एक प्रस्ताव ड्राफ्ट किया जाता है, एक ड्राफ्ट होता है, प्रस्ताव होता है, उसको सदन में प्रस्तुत किया जाता है और उसकी प्रतिलिपि बांट दी जाती है सभी सदस्यों को। केवल प्रथम वाचन में इतना ही काम होता है। फिर उसके बाद द्वितीय वाचन स्टार्ट होता है। द्वितीय वाचन में बहस चर्चा का मंच चलता है। फिर उसके बाद जो वो प्रस्ताव होता है उसको समिति के पास भेज दिया जाता है और फिर तृतीय वाचन चलता है। तृतीय वाचन में केवल वोटिंग होती है, जो भी सुधार उसमें होना है वो, और उसके बाद वोटिंग हो जाती है। अगर वो पास हो जाता है तो फिर दूसरे सदन में उसको इस प्रक्रिया के लिए भेज दिया जाता है। फिर उसमें भी प्रथम वाचन में प्रस्तुत किया जाता है, द्वितीय वाचन में उस पर बहस होती है और तृतीय वाचन में वोटिंग होकर के वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। यदि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो फिर वो कानून बन जाता है, और यदि हस्ताक्षर नहीं करते हैं उसको अपने पास रख लेते हैं और नो रिप्लाई, कोई भी रिप्लाई उसके संबंध में नहीं करते हैं तो इसको फिर जेबी वीटो के नाम से जाना जाता है, पॉकेट वीटो। इस पॉकेट वीटो का इस्तेमाल हमारे एक राष्ट्रपति रहे हैं ज्ञानी जेल सिंह जी, उनके द्वारा किया गया था। डाक से संबंधित एक प्रस्ताव था, उसको उन्होंने अपने पॉकेट में रख लिया था, मतलब कोई रिप्लाई नहीं दिया था, तो इसको पॉकेट वीटो के नाम से जाना जाता है। ये राष्ट्रपति की पावर होती है और फिर वो उनके कार्यकाल में उनकी जब तक उनका समय था उस दौरान वो डाक विधेयक पास ही नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने उस पर कोई रिप्लाई नहीं दिया था, अपने पास उसको रख लिया था। फिर वो अगली जो सरकार आई थी उन्हीं के टाइम में वो पारित हुआ था। इसके बाद है संसदीय नियंत्रण के साधन। अब संसदीय नियंत्रण, संसद को किस तरीके से नियंत्रण में रख सकते हैं वो उसके लिए कुछ प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सबसे पहले है बहस और चर्चा। बहस और चर्चा में प्रश्नकाल होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं, शून्यकाल होता है, स्थगन प्रस्ताव होता है।
इसके बाद दूसरा है कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति के द्वारा भी संसद पर नियंत्रण रखा जाता है। वित्तीय नियंत्रण रखा जाता है, मतलब ज़्यादा खर्च ना हो, लिमिट में खर्च हो और ज़रूरत की जगह पर ही वो। वित्तीय नियंत्रण के बाद है अविश्वास प्रस्ताव या और निंदा प्रस्ताव। अविश्वास का मतलब होता है विश्वास ना करना, और निंदा प्रस्ताव, निंदा का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता ही है, बुराई करना, जो कोई काम अच्छे नहीं हो रहे हैं उनको कहना। इसके बाद है संसदीय समितियाँ। विभिन्न विधायी व दैनिक कार्यों के लिए समितियों का गठन संसदीय कामकाज का एक जरूरी पहलू है। ये विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श करती है और प्रशासनिक कार्यों पर निगरानी रखती है। इसके बाद है वित्तीय समितियाँ। कुछ वित्तीय समितियाँ हैं। लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति का कार्य होता है भारत सरकार के विभिन्न विभागों पर खर्च नियमानुसार हुआ है या नहीं। प्राकलन समिति। प्राकलन समिति का मतलब होता है खर्च में किफ़ायत, खर्च में कमी, मतलब बचत किस प्रकार से की जा सकती है, ये कार्य प्राकलन समिति का होता है। इसके बाद है लोक उपक्रम समिति। सरकारी उद्योगों की रिपोर्ट की जांच करती है कि उद्योग या व्यवसाय कुशलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं या नहीं चलाए जा रहे। इसके बाद है विभागीय स्थायी समितियाँ। विभागीय स्थायी समितियों में है नियमन समिति, दूसरी है विशेषाधिकार समिति, तीसरी है कार्य मंत्रणा समिति और चौथी है आश्वासन समिति। इसके बाद तदर्थ समितियां हैं। ये तदर्थ समितियां वो समितियां होती हैं जिनका गठन आवश्यकता पड़ने पर कर लिया जाता है, और जब वो कार्य कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है, उसके बाद इन समितियों को समाप्त कर दिया जाता है। काम होने के बाद ये समितियां अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। ठीक है, ये विशिष्ट विषयों की जांच पड़ताल करने के लिए और रिपोर्ट देने के लिए समय समय पर गठित की जाने वाली समितियां होती हैं। जैसे बफोर समझौते से संबंधित संयुक्त समितियों द्वारा दिए गए सुझावों को संसद शायद ही नामंजूर करती है। ये जितनी भी समितियां होती हैं, बहुत मुश्किल होता है कि इनकी जो रिपोर्ट या जो इनके द्वारा जो सुझाव दिए जाते हैं उनको अस्वीकार किया जाए। ज़्यादातर इनकी सुझावों को स्वीकार कर लिया जाता है। इसके बाद संसद स्वयं को किस प्रकार से नियंत्रित करती है, अपने आप को किस प्रकार से नियंत्रित करती है। इसमें है आपका संसद अपने आप को भी नियंत्रित करती है। अब इसमें क्या क्या है देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है संसद का सार्थक व अनुशासित होना। अनुशासन में होना बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर आपने कभी टीवी पर लोकसभा चैनल देखा होगा तो उसमें पिछले वर्ष या एक साल पहले की बात है, मतलब ऐसी ऐसी हरकतें हो जाती है कि जो हमारे सांसद होते हैं जो वो कुर्सी उठा कर फेंकना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में संसद को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसको देखना ज़रूर, कभी ना कभी लोकसभा चैनल ज़रूर देखना, तब आपको पता चल जाएगा संसद की जो प्रक्रिया होती है, किस तरीके से कानून बनाए जाते हैं। देखिए, दूसरा जो नियंत्रण का साधन है वो है सदन का अध्यक्ष विधायिका की कार्यवाही के मामलों में सर्वोच्च अधिकारी होता है। मतलब जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, वो ही अपनी संसद को नियंत्रित करता है। तीसरा है दल बदल निरोधक कानून द्वारा 1985 में 52वां संशोधन किया गया था। 91वें संविधान संशोधन द्वारा इसको संशोधित किया गया। यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित ना हो या दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करे अथवा स्वेच्छा से दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे, उसे दल बदल कहा जाता है। अध्यक्ष उसे सदन की सदस्यता के अयोग्य ठहरा सकता है। भारतीय संघात्मक, जो फोर्थ पॉइंट है, भारतीय संघात्मक सरकार में 29 राज्य व 7 केंद्र शासित इकाइयों को मिलाकर भारत में संघीय शासन की स्थापना की गई है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। भारत में प्रत्येक राज्य में विधानमंडल की व्यवस्था एक समान नहीं है। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी।
कुछ राज्यों में एक सदनीय तथा कुछ राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था की गई है। तो उसमें क्या होता है, उसमें विधानसभा होती है, देखिए विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद, लेकिन जो विधान परिषद होती है वो सभी राज्यों में नहीं पाई जाती, केवल विधानसभा सभी राज्यों में पाई जाती है। 6 पॉइंट है हमारा, राज्यों में कानून निर्माण का कार्य विधानमंडलों को दिया गया है। इसमें जो निम्न सदन होता है विधानसभा और उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है। इसके बाद है हमारा अगला पॉइंट, द्विसदनीय राज्य, मतलब उन राज्यों के नाम जिनमें 2 सदनीय विधायिका है, विधानमंडल है। उसमें है उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश। इन 6 राज्यों में 2 सदनीय विधायिका है। बाकी सभी राज्यों में, बाकी के जो 23 राज्य बचे हैं उनमें एक सदनीय विधानमंडल है। विधानसभा की शक्तियों की अगर हम बात करें तो इसमें है विधायी शक्तियाँ, कानून बनाने संबंधी, वित्तीय शक्तियाँ, धन से संबंधित शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ, कानूनों को लागू करने संबंधित जो शक्तियाँ होती हैं, चुनाव संबंधी कार्य भी किए जाते हैं, संविधान संशोधन संबंधी शक्तियाँ भी होती हैं। इसके बाद अगला है विधान परिषद की शक्तियाँ। जिन राज्यों में विधान परिषद है वहाँ पर विधान परिषद के पास शक्तियाँ हैं। इसमें विधायी शक्तियाँ हैं, कानून से संबंधित, वित्तीय शक्तियाँ, धन से संबंधित और कार्यपालिका शक्तियाँ भी हैं। दोनों सदन राज्य विधानमंडल के आवश्यक अंग होते हुए भी संविधान में विधानसभा को बहुत शक्तिशाली व प्रभावशाली स्थिति प्रदान करते हैं। अब इसमें जो हमारा प्रश्न देख लेते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के लिए आयु निर्धारित की गई है 30 वर्ष। दूसरा प्रश्न है, कोई वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करने का अधिकार किसके पास है? यह अधिकार होता है लोकसभा अध्यक्ष के पास। भारत में, तीसरा प्रश्न है, भारत में मंत्रिपरिषद किस सदन के प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चौथा प्रश्न है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, मैंने बताया था कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अच्छा, ये हमने करा दिया है। इसके बाद अगला जो हमारा, एक मिनट, अब हमारा 5वां प्रश्न है बच्चों, राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है तो उन्हें विशेषज्ञता प्राप्त होती है। उसके क्षेत्र हैं कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और खेल। चलिए, इसके बाद 6 पॉइंट है, विधेयक को राज्यसभा पुनर्विचार के लिए रख सकती है, कितने दिन के लिए? केवल 14 दिन के लिए। राज्यसभा प्रतिनिधित्व करती है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है राज्यसभा। 8वां प्रश्न है, यदि भारत सरकार कोई नया कर लगाना चाहती है तो उसे सहमति लेनी पड़ती है लोकसभा से। देखो, अब लोकसभा धन से संबंधित शक्ति क्यों है लोकसभा के पास? उसका एक बड़ा कारण है। देखो, लोकसभा जनता का सदन है और जनता टैक्स देती है। सारा पैसा कहाँ से आता है? जनता के पास से आता है। तो वो किस तरीके से खर्च होना है, कहाँ खर्च होना है, ये सभी निर्णय, जनता पैसा देती है तो जनता के प्रतिनिधियों के पास होता है, तो इसीलिए लोकसभा के पास है ये पावर। चलिए, अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल डैश होता है। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है। 10वां प्रश्न है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। 11वां प्रश्न है, संविधान का 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है। 12वां, विधायक द्वारा प्रस्तुत किया गया विधेयक गैर सरकारी विधेयक कहलाता है और जो मंत्रियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है वो सरकारी विधेयक कहलाता है। 13वां प्रश्न है, लोकसभा व राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसके बाद 14वां प्रश्न है, संविधान की 10वीं अनुसूची में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 सुनिश्चित की गई है। अब है सही व गलत। संसद में राज्यसभा लोकसभा की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। नहीं, राज्यसभा अधिक शक्तिशाली नहीं है, अधिक शक्तिशाली लोकसभा है, तो यह है गलत है।
16वां प्रश्न, संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। गलत। संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा व राज्यसभा दोनों की बराबर की शक्ति है, तो ये दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। 17वां प्रश्न है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। बिल्कुल मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी है, क्योंकि वो जनता का सदन है। 18वां प्रश्न है, गैर सरकारी विधेयक वह है जो संसद के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित किए जाते हैं। बिल्कुल सही। 19वां प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में द्वितीय सदन सीनेट के सदस्यों को राज्यों में समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। बिल्कुल सही। संयुक्त राज्य अमेरिका में समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है, जबकि भारत में जो राज्य बड़ा है उनको ज़्यादा और जो राज्य छोटा है उनको कम प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। प्रश्न नंबर 20, लोक लेखा समिति यह देखती है कि सरकारी उद्योग या व्यवसाय कार्य कुशलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं या नहीं। यह प्रश्न गलत है। यह देखना किसका काम है? देखो, मैंने अभी आपको बताया था मैंने आपको कि जो हमारी लोक उपक्रम समिति है उसका काम होता है उद्योगों को देखना, ठीक है। और जो लोक लेखा समिति है उसका कार्य होता है विभागों का खर्च नियमों अनुसार हुआ है या नहीं हुआ इसकी जांच करना। अब है, निम्नलिखित कथनों को सही करके लिखो। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रति 2 वर्ष के पश्चात कुल सदस्य संख्या के 2/3 अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। केवल 1/3 अवकाश ग्रहण करते हैं, 2/3 नहीं। बाकी ठीक है, यहाँ 2/3 को मैंने अंडरलाइन करके लिखा है, ये 1/3 है। प्रश्न 22, संविधान संशोधन विधेयक यदि दूसरे सदन में पारित नहीं होता तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान संविधान में उल्लेखित है। गलत। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान ही नहीं है। इसको करेक्ट इस तरीके से करना है। प्रश्न 23, सरकार के विभिन्न विभागों का खर्च नियमानुसार हुआ है या नहीं यह कार्य लोक उपक्रम समिति का है। नहीं, यह काम है लोक लेखा समिति का। लोक उपक्रम समिति का कार्य उद्योगों से संबंधित है। प्रश्न 24, विभिन्न विधायी तथा दैनिक कार्यों के लिए संसदीय समिति का गठन किया जाता है। यह विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श करती है। इनकी संस्तुतियों का पालन करना संसद के लिए अनिवार्य है। गलत। इनका पालन करना संसद के लिए अनिवार्य नहीं है। प्रश्न 26, भारतीय संघ में राज्यों की विधानसभाओं में 2 सदनों की व्यवस्था अनिवार्य है। नहीं, 2 सदनों की व्यवस्था अनिवार्य नहीं है, क्योंकि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर केवल विधानसभा ही है, 1 सदनीय विधानमंडल है। प्रश्न 26, यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित ना हो या मतदान ना करे या स्वेच्छा से दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे दे तो उसे लोकसभा का नियंत्रण कहा जाएगा। बिल्कुल गलत। उसे कहा जाएगा दल बदल। संसद की किन्हीं 2 समितियों के नाम लिखो। तो लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और तीसरी लोक उपक्रम समिति। जो आपका मन करे वो आप इसमें लिख सकते हो। अगला प्रश्न है हमारा, ये मैप से संबंधित है। मैप से संबंधित जो प्रश्न है वो हम देख लेते हैं। भारत के मानचित्र का अध्ययन करें तथा द्विसदनात्मक विधायिका वाले राज्यों का नाम लिखें। ठीक है, तो इसमें केवल 5 ही दिए गए हैं। 6 के हम बता देते हैं आपको। 6 राज्यों के नाम हैं तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ये आप मैप लेकर के, भारत का मैप लेकर के उसमें ये भर के रख लेना, अपनी कॉपी में पेस्ट कर लेना। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया है। इसके बाद हमारा कार्टून है, वॉकआउट नहीं आउट किए गए हैं। देखिए पहला प्रश्न है इसमें, सदन से वॉकआउट करना क्या उचित तरीका है? स्पष्ट करें। बिल्कुल नहीं, उचित तरीका नहीं है, है ना। इसमें स्पष्ट करें,
बोला है उन्होंने, यह उचित तरीका नहीं है, क्योंकि जो संसद है वही एक ऐसा मंच है जहाँ पर हम जनता के लिए काम कर सकते हैं, उनके लिए अच्छे से अच्छे कानून बना सकते हैं, और वो आसानी से नहीं बन सकते। उसके लिए हमें बहस चर्चा करनी ही पड़ेगी, आपस में वाद विवाद भी हो सकता है, लेकिन उसके द्वारा, बहस के द्वारा, चर्चा के द्वारा एक निष्कर्ष पर पहुंच करके उनमें सुधार करके ही हम उस कार्य को कर सकते हैं। तो जो वॉकआउट होता है वो कोई अच्छा तरीका नहीं है। दूसरा प्रश्न है, अध्यक्ष सदस्यों को सदन में किस आधार पर आउट कर सकते हैं? देखिए, केवल अनुशासनहीनता के आधार पर, इस आधार पर वॉकआउट नहीं कर सकते हैं, बाहर नहीं भेज सकते हैं कि आप ज़्यादा बोल रहे हैं, आप यहाँ से बाहर जाओ, आपको नहीं बोलना है, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पर वो है ही बहस का मंच, वो है ही जनता के लिए सही कानून बने, सही काम हो, इसीलिए वहाँ पर बहस और चर्चा होती है। तो केवल अनुशासनहीनता कोई करता है, चेयर उठा के फेंक रहा है, किसी को कुछ मार रहा है, इस तरीके की एक्टिविटीज़ क्योंकि लोकसभा में देखी गई है, तो ये अनुशासनहीनता होती है। इसके आधार पर जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं सदस्यों को बाहर जाने के लिए, वॉकआउट करने के लिए कह सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, सदस्यगण वॉकआउट जैसा व्यवहार क्यों करते हैं? अपना विचार प्रस्तुत करें। देखो, किसी का कोई भी विचार हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है तो ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि या तो उनकी बात ना मानी जा रही हो या सुनी ना जा रही हो, ठीक है। यही परिस्थिति हो सकती हैं। बाकी इसके अलावा आपको जो ठीक लगता है, क्योंकि इसमें आपके विचार मांगे गए हैं, तो जो भी आपके विचार होंगे वो इसमें मान्य होंगे, ठीक है बेटा। ये हमारा जो 5th चैप्टर है विधायिका वाला, ये कंप्लीट हो गया है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, और अपने इस चैनल को कला वर्ग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद बच्चों।